Rahim. I am Dr. Ahmed Numan, and today in this lecture we will discuss about crystal growth and nucleation. जब हम स्पेसिफिकली प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, ये इन ग्रेविमेट्री अगर हम देखें या हम नॉर्मल अगर हम कोई मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं, नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, नैनो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जो सबसे वहाँ पे इम्पोर्टेंट फिनोमेना है जो कि डिटरमिन करता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं या नैनो पार्टिकल्स हैं वो जो डेवलप होंगे तो उनकी शेप किस तरह की होगी, इनका साइज़ किस तरह से होता है, तो ये दो फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करता है, दैट इज़ क्रिस्टल ग्रोथ एंड न्यूक्लिएशन। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली होता क्या है, न्यूक्लिएशन क्या है, क्रिस्टल ग्रोथ कैसे है, और हम किस तरह से रिएक्शन कंडीशन को चेंज करके अपने जो पार्टिकल्स हैं जो अपने प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं या हम सिंथेसिस कर रहे हैं उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेट की या पार्टिकल्स की, इस जो भी हमारे पास लिक्विड है जिसके अंदर हमारे पास सॉल्युबल आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि दो जो हैं वो मेथड्स होते हैं, दो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। पहला प्रोसेस है जिसके अंदर पार्टिकल्स बनते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लिएशन, और उसके बाद जब उनकी ग्रोथ होती है हम उसको कहते हैं क्रिस्टल ग्रोथ कहते हैं या फिर पार्टिकल ग्रोथ कहते हैं। और हमारे पास पार्टिकल साइज़ क्या आता है, हमारे पास स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स बनते हैं या लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स बनते हैं, जो भी हमारे पास प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो ये डिटरमिन होता है कि हमारे पास प्रीडोमिनेंट कौन सा है, न्यूक्लिएशन प्रीडोमिनेंट है या कि पार्टिकल जो है ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो प्रीडोमिनेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लिएशन क्या है। आपके पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर आपने एक सॉल्ट है कोई भी डिज़ोल्व किया है जिससे आपने आगे प्रेसिपिटेट करना है या आपने उसे पार्टिकल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले जब हम उसके अंदर कोई रिएजेंट डालते हैं या हम उसको रिएक्शन कंडीशन देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ एटम हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में कंबाइन करके एक सॉलिड बनाते हैं जो कि स्मॉलेस्ट मतलब उसका क्रिस्टल होता है। अब वो सॉलिड जो बनता है इस प्रोसेस को कि जिसके अंदर हमारे पास डिज़ोल्व्ड आयंस या मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और एक स्टेबल सॉलिड को प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लिएशन। ठीक है। अब हमारे पास आगे दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसके अंदर डिज़ोल्व्ड आयंस वो एक या दो या चार तो नहीं है, लाखों हैं। ठीक है। एक तो हमारे पास आपने जब उसको रिएक्शन कंडीशन दी है या आपने कोई प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डाला है तो आपके सपोज 100 जो हैं वो के करीब आपके पास स्टेबल सॉलिड्स बने हैं, लेकिन अभी लाखों पड़े हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा कि या तो ये है कि इसी तरह से वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो बनते जाएं, जो हमारे पास डिज़ोल्व्ड आयंस हैं वो छोटे छोटे सॉलिड बनाते जाएं, जैसे इंडिविजुअल यहाँ पे बना है पहले न्यूक्लिएशन। इसको तो कहेंगे कि वो न्यूक्लिएशन जो है वो वहाँ पे प्रीडोमिनेंट है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि जो आपके पास पार्टिकल्स बने हैं स्मॉल साइज़ के, जो सॉल्युबल फॉर्म में आयंस एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके साथ अटैच हों और उसको ग्रो करें। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्टिकल ग्रोथ या क्रिस्टल ग्रोथ। सॉल्युबल आयंस या एटम मॉलिक्यूल्स का आपस में कंबाइन होना और एक स्टेबल सॉलिड बनाना उसको हम कहते हैं न्यूक्लिएशन। और अगर वो पार्टिकल जो है उसके साथ फर्दर आयंस और मॉलिक्यूल्स एटम्स अटैच होते हैं और उसका साइज़ को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्टिकल ग्रोथ या क्रिस्टल ग्रोथ। तो पार्टिकल्स का साइज़ क्या है किसी भी रिएक्शन के अंदर, चाहे हम प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं चाहे हम सिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये बेसिकली कंट्रोल होता है कि आपका कौन सा प्रोसेस जो है वो ज़्यादा है, न्यूक्लिएशन फेवर हो रही है या पार्टिकल ग्रोथ। ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास दो फेजेस हैं किसी भी प्रेसिपिटेशन के अंदर, ये क्रिस्टल ग्रोथ है जो पहला है न्यूक्लिएशन, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो सोल्यूशन के अंदर एक दूसरे के करीब आते हैं और स्मॉल पार्टिकल बनाते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियाई भी कहते हैं या न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। एंड सेकेंड प्रोसेस ये होता है कि जिसके अंदर एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है टू द ऑलरेडी फॉर्म जो है न्यूक्लियाई होते हैं और वो हमारे पास क्रिस्टल बनाते हैं। जो न्यूक्लिएशन होता है उसके अंदर हमारे पास जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और स्मॉल साइज़ के, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, वो छोटे छोटे जो है वो न्यूक्लियाई जनरेट करते हैं, ये छोटे साइज़ के पार्टिकल्स ग्रोथ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम न्यूक्लिएशन कहते हैं।
क्रिस्टल ग्रोथ के अंदर क्या होता है, पार्टिकल ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि ये जो ऑलरेडी सिंथेसाइज न्यूक्लियाई हैं या स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स हैं, ये आपस में भी ज्वाइन होते हैं और फर्दर जो सोल्यूशन के अंदर हमारे पास सॉल्युबल आयंस और एटम्स हैं वो इनके साथ कंबाइन होते हैं और लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स आते हैं। जैसे आप लोअर जो डायग्राम है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं इंक्रीज इन साइज़ उनका इंक्रीज़ हो रहा है। जब बॉटम में जो अब ये 3 डायग्राम देख रहे हैं जो राउंड है, कि हम देखें कि जो सेकंड में अंदर देखें कि इसका साइज़ फर्दर इंक्रीज़ हो गया, और जो लास्ट स्लाइड में आप देख लें कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल बन गया है जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो क्रिस्टल आपस में ज्वाइन और हमारे पास ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे आप राइट साइड पे देखें तो जो हमारे पास डायग्राम है जिसके अंदर क्रिस्टल ग्रोथ शो हो रही है, तो आप बॉटम में देखेंगे आपको छोटे छोटे मालिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं जो कि प्रोड्यूस हुए हैं। बेसिकली दीज आर द न्यूक्लियाई जो कि ड्यूरिंग न्यूक्लिएशन प्रोड्यूस हुए हैं। देन आप ऊपर की तरफ जाते हैं डायग्राम में तो आप देखेंगे इनका जो है 2 मालिक्यूल्स आपस में अटैच हुए हैं, फिर उनके साथ फर्दर मालिक्यूल अटैच हुए हैं, और ऑन द टॉप आप देखें तो आपके पास जो है वो एक डेफिनेट जो है वो पैटर्न बन गया, क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है वहाँ पे। सो किसी भी प्रेसिपिटेशन मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप सेंसेस कर रहे हैं, तो नॉर्मली जो ग्रोथ होती है वो इस तरह से होती है। सबसे पहले जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लिएशन, एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस में उन्हीं पार्टिकल्स जो बने हुए हैं उनके ऊपर फर्दर ग्रोथ होती है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं और क्रिस्टल ग्रोथ वहाँ पे जो है वो होती है। सो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लिएशन एंड पार्टिकल ग्रोथ होते हैं ये हमेशा कम्पीट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, क्योंकि दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं साइड बाय साइड। सो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो प्री डोमिनेट है। ये हम कैसे डिटरमिन करेंगे कौन सा प्रोसेस प्री डोमिनेट है और हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लेकिन अगर आपके पास न्यूक्लिएशन जो है वो फास्टर है, आपके पास जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं और जो उनके ऊपर जो ग्रोथ है वो स्लो है, इन सच अ केस क्या होता है कि हमारे पास जो है वो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ जो है वो फेवर्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई है दैट इज़ एक्चुअली फेवर्ड अंडर द गिवन कंडीशन। हम रिएक्शन चेंज करके, कंडीशन चेंज करके डेफिनेटली इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन के अंदर न्यूक्लिएशन जो है वो फास्टर है और ग्रोथ जो है वो स्लोअर है, तो वहाँ पे क्या होगा कि इन सच रिएक्शन कंडीशन हमारे पास जो पार्टिकल्स बनेंगे वो स्मॉल साइज़ के होंगे, मोस्टली हमारे पास कोलाइडल सस्पेंशन बनेगी, वो स्मॉलर साइज़ के पार्टिकल बनेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो न्यूक्लिएशन है वो फास्टर नहीं है और जो क्रिस्टल ग्रोथ है वो ज़्यादा फेवर हो रहा है, कि जो आपके पास न्यूक्लियाई बन रहे हैं वो उनकी जो रेशो है वो कम है, और जो ऑलरेडी न्यूक्लियाई बने हुए हैं उनके ऊपर जो ग्रोथ हो रही है वो ज़्यादा फेवरेबल है। इन सच ए केस क्या होता है कि हमारे पास पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्जर साइज़ के बनते हैं। तो मोस्टली हम कहते हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लिएशन फास्टर हो तो हमारे पास कोलाइडल सस्पेंशन बनती हैं, और अगर हमारे पास पार्टिकल ग्रोथ जो है ये प्रीडोमिनेट हो तो हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनते हैं, जो क्रिस्टल्स जो है क्रिस्टलिनिटी जो है वो बेटर होती है अगर हमारे पास जो पार्टिकल ग्रोथ है वो प्रीडोमिनेट हो एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लिएशन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो न्यूक्लिएशन या पार्टिकल का ग्रोथ है किसमें से कौन सी जो है वो फास्टर होगी, कौन सी जो है वो प्रीडोमिनेंट होगी, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सो जो मेजर फैक्टर है जिसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं या हम कंट्रोल करते हैं कि न्यूक्लिएशन जो है वो फेवर होगी या उसकी जो पार्टिकल ग्रोथ है वो फेवर होगी, दैट इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन सलूट, कि हमारे पास जो सलूट है जिससे हमने प्रेसिपिटेट करना है, जिससे हमने पार्टिकल ग्रोथ करना है, उसकी अमाउंट कितनी जो है वो सॉल्युबल है, बेसिकली उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है अंडर द गिवन रिएक्शन कंडीशन। और इसको स्टडी मोस्टली हम करते हैं, हम एक पैरामीटर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं रिलेटिव सुपर सैचुरेशन, जिसको हम बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं R इज़ इक्वल टू Q माइनस एस अवर एस। यहाँ पे S जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है इन सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, बेसिकली सॉल्युबिलिटी उसकी कितनी है, कितना जो है वो एट गिवन कंडीशन जो है वो सॉल्युबल है,
और Q जो है यहाँ पे एक्चुअल कंसनट्रेशन है कि हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। सो इनकी जो रेशो है ये हमें बताती है कि उसकी जो रिलेटिव सुपर सैचुरेशन कितनी है या उसके सॉल्यूट जो है वो कितना सॉल्यूबल है उसके अंदर। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये थोड़ा सा आपके लिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो कि हम किस तरह से वर्क करता है, तो ये अंडर 4 डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन जो है मैंने इसको कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं कि Q जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 10 मिलीग्राम, मैंने लिखा है कि हमने 4 कंडीशन है जिसके अंदर हमने डाला है, सेम सोल्यूट है। S जो है उसमें हमारे पास पहली कंडीशन में 1 है, दूसरे में 2 है, 5 है और 8 है, और फिर हम इसको जो है आगे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो अगर हम एक सॉल्यूट है, हमने 10 मिलीग्राम डाला है और उसकी सॉल्युबिलिटी एट इक्विलिब्रियम कम है, उसकी जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है एट इक्विलिब्रियम, ओनली 1 अगर मिलीग्राम है उसके अंदर सॉल्युबल है एट इक्विलिब्रियम हमारे पास जो मौजूद है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिलेटिव सुपर सैचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे पास वैल्यू आती है 9। अगर हमारे पास जो है वो उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 2 होगी तो हमारे पास R जो है वो 4 आ रहा है, और अगर उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर 8 है तो हमारे पास जो R है वो बहुत कम आ रहा है। इस इक्वेशन से हमने जो अभी इसको सॉल्व किया है, हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमारे पास जो हम सोल्यूट ऐड कर रहे हैं किसी भी सोल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर और सोल्यूशन बना रहा है, तो अगर इक्विलिब्रियम पे उसकी कंसंट्रेशन जो अवेलेबल है, जो सॉल्युबल है, अगर तो वो बहुत कम है तो हमारे पास R की वैल्यू ज़्यादा आती है, और अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो देन हमारे पास R जो है वो वैल्यू बहुत कम आती है। हम इसे कैसे डिटर्मिन करते हैं कि हमारे पास जो है वो न्यूक्लिएशन ज़्यादा होगी या क्रिस्टल ग्रोथ ज़्यादा होती है। अगर तो हमारे पास R लार्ज हो, तो मतलब हमारे पास अगर कोई भी जो गिवन सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो इसका मतलब है कि R ज़्यादा होगा, और इन सच अ केस जो है हमारे पास जो न्यूक्लिएशन है वो बेसिकली फेवर करेगी और हमारे पास कोलाइडल जो है ना वो सॉलिड बनेगा, तो हमारे पास जो है पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर साइज़ के बनेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इनफ है, हमारे पास सॉल्यूट जो है वो इनफ अमाउंट में है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, और जिसका मतलब है कि R की वैल्यू कम है, तो वहाँ पे जो है हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वहाँ पे बेसिकली क्रिस्टल ग्रोथ जो है वो फेवर होगी, तो वहाँ पे हमारे पास क्रिस्टलाइन जो है वो मटेरियल प्रोड्यूस होगा। नॉर्मली जब हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की बात करते हैं, जहाँ पे हम मोस्टली प्रेसिपिटेशन करते हैं थ्रू केमिकल वेज, तो मोस्टली हमारे पास जो R की वैल्यू अराउंड 1 जो है, जिसके अंदर मतलब एटलीस्ट 50%, अगर हम यहाँ पे देखें जो एग्जाम्पल टेबल के अंदर जो थर्ड एग्जाम्पल हमने की थी कि R की वैल्यू 1 का मतलब है कि एटलीस्ट 50% जो हमारे पास सॉल्यूट है दैट शुड बी soluble in at and should be available at equilibrium, एटलीस्ट इतना होना चाहिए, इससे कम सॉल्युबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो देन वी कैन हैव अ बेटर क्रिस्टल ग्रोथ। ठीक है, डिस्कस करते हैं डिफरेंट मेथड्स के जिसके थ्रू हम R को मिनिमाइज कर सकते हैं, विच मीन हम क्रिस्टल ग्रोथ को जो है इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि R की वैल्यू कम होने का मतलब है कि हमारे पास जो क्रिस्टल ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा। पहला मेथड जो है वो ये है कि हम जो है वो इंक्रीज़ हम करें टेम्परेचर जो है वो सोल्यूशन का, क्योंकि नॉर्मली फॉर मोस्ट ऑफ द सोल्यूट जो है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट है वो इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब है कि एट हायर टेम्परेचर हायर कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूट विल बी अवेलेबल एट इक्विलिब्रियम, सो विच मीन्स कि हमारे पास जो R की वैल्यू है वो कम आएगी और जो क्रिस्टल ग्रोथ है वहाँ पे दैट विल बी एक्चुअली सपोर्टेड। सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन हम जो है वो S को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो एट इक्विलिब्रियम ज़्यादा होगा, और हमारे पास जो न्यूक्लिएशन की बजाय जो क्रिस्टल ग्रोथ है दैट विल बी प्रीडोमिनेट, और हमारे पास जो प्रेसिपिटेट आएंगे दैट विल बी मोर क्रिस्टलाइन। और यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं कि अगर जो नीचे हमारे पास फिगर है ये शो कर रही है कि हमारे पास एक्स एक्सिस में हमारे पास टेम्परेचर है और वाई एक्सिस में हमारे पास सॉल्युबिलिटी है।
तो हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इन मोस्ट केसेस जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ करती है। ऑल दो देर आर फ्यू एक्सेप्शन, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो हम सोडियम सल्फेट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर थोड़ी सी जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल एट 30 डिग्री सेल्सियस अगर हमारे पास सॉल्युबिलिटी 60 ग्राम पर लीटर है, तो जब हम उसको इंक्रीज़ करते हैं 50 पे तो वो अराउंड 50 मिलीग्राम पे आ जाती है और उसके बाद ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट होती है। तो देयर इज़ मतलब जो सोडियम सल्फेट है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा और एक माइनर जो है वो उसके अंदर डिक्रीज़ आती है। अगर आप KCl की बात करें तो अगर आप उसका टेम्परेचर 0 से 80 तक इंक्रीज़ करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है अराउंड 25 से इंक्रीज़ होके ये मोर देन 50-55 तक आ जाती है। तो ऑलमोस्ट जो है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर जो पोटाशियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। और अगर हम पोटाशियम नाइट्रेट की बात करें तो विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 60, तो 60 डिग्री पे अगर हम उसको रिएक्शन करते हैं तो जो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो 10 मिलीग्राम पर लीटर से मोर देन 100 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो हो जाती है। जिसका मतलब है कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 60 हमारे पास ऑलमोस्ट मोर देन 10 टाइम्स जो है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। जब उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा अवेलेबल होगी और वहाँ पे हमारे पास जो है वो जो आयंस जो हैं वो रेडिली अवेलेबल होंगे और वो जो है वो क्रिस्टल ग्रोथ के अंदर हमें जो है वो फेवर करेंगे और हमारे पास जो है वो पार्टिकल साइज़, लार्जर पार्टिकल साइज़ जो हो बनेगा। सो नॉर्मली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास जो है वो पार्टिकल साइज जो है वो फेवर होता है, हमारे पास जो पार्टिकल्स बनते हैं या जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो लार्जर बनते हैं। टू टेम्परेचर हम जो हमारे केमिकल मीन्स हैं उनके थ्रू भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्रिस्टल ग्रोथ को जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो मेथड हैं। एक तो ये है कि अगर हम पीएच को चेंज करते हैं और दूसरे समटाइम हम कुछ कम्प्लेक्सिंग एजेंट्स डालते हैं कि जो कि ग्रोथ को इन्हेंस करते हैं। इन सम केसेस अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो क्रिस्टल ग्रोथ ना हो फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे हम डिस्पर्सिंग जो है वो केमिकल्स डाल देते हैं कि जो पार्टिकल्स को इकट्ठा नहीं होना देते, एग्लोमरेशन वहाँ पे नहीं होती और वहाँ पे हमारे पर पार्टिकल साइज कम रहता है। सो डिपेंड करता है कि हमें किस लार्जर पार्टिकल साइज चाहिए। अगर हम प्रेसिपिटेशन की फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो हम फेवर करते हैं कि पार्टिकल साइज लार्ज हो, उसको हम फिल्टर यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जब नैनो मटेरियल्स की बात करते हैं वहाँ पे सेंसस करते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि हमें सम टाइम स्मॉलर पार्टिकल साइज हो चाहिए होते हैं, लाइक लेस देन 10 नैनोमीटर। तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि वहाँ पे उनकी ग्रोथ ना हो, वहाँ पे वो आपस में कंबाइन ना हो, तो वहाँ पे हम ऐसे केमिकल्स डालते हैं कि जो उनको ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, या हम वहाँ पे वो पीएच यूज़ करते हैं कि जहाँ पे क्रिस्टल ग्रोथ जो है वो फेवर ना हो। जब हम ग्रेविमेट्री की बात करते हैं जहाँ पे हमने प्रेसिपिटेट करना है उसको और उसको रिमूव करना है, तो वहाँ पे हम ऐसी कंडीशन यूज़ करते हैं कि जहाँ पे क्रिस्टल ग्रोथ जो है वो फेवर हो। सो बाय चेंजिंग पीएच एंड बाय एडिंग सम केमिकल्स हम जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम कि ग्रोथ ज़्यादा हो या न्यूक्लिएशन ज़्यादा हो। क्योंकि अगर हम ये नीचे जो डायग्राम है आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये सॉल्युबिलिटी दी गई है कैल्शियम कार्बोनेट की विद रेफर टू द पीएच। तो आप देख सकते हैं कि अराउंड पीएच 5 अगर हम जो टॉप स्पॉट है उसको देखें तो जो एट पीएच 5 जो उसकी सॉल्युबिलिटी है दैट इज़ लेस देन 10⁻⁻1 मोल पर लीटर। और अगर हम पीएच को इंक्रीज़ करते हैं 6 पे 7 8 पे और अप टू यहाँ पे देखें कि बहुत शॉर्प डिक्रीज आ रहा है। 10 पे जो है वो 10⁻⁻1 से अराउंड ऑलमोस्ट 10⁻⁻, जो है वो जो है वो 4 हो जाती है सॉल्युबिलिटी, जिसका मतलब है कि उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है विद पीएच। तो बाय चेंजिंग द पीएच हम इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो तो हम लोअर मतलब एस्टिक पीएच यूज़ करेंगे। पीएच 5 पे जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और अगर हम पीएच 11 या 12 करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है।
सो बाय चेंजिंग जो है उसकी सोल्यूशन पीएच जो है हम उसको उसकी सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इन टर्न जो है हम कंट्रोल करते हैं कि उसकी जो न्यूक्लिएशन है या क्रिस्टल ग्रोथ है वो कौन सा प्रोसेस जो है वहाँ पे फेवर होगा। डिस्कस एन एग्जांपल जिसके अंदर हम ने प्रेसिपिटेट करना है कैल्शियम को यूजिंग जो है वो ऑक्सलेट आयंस। सो एज अ कैल्शियम ऑक्सलेट हम इसको प्रेसिपिटेट करते हैं। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर कैल्शियम आयन मौजूद हैं और उनको हमने प्रेसिपिटेट करना है और उनको रिमूव करना है। सो हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो है यहाँ पे ऑक्सलेट आयंस है। तो जब हम ऑक्सलेट आयंस को ऐड करते हैं तो कैल्शियम जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सलेट आयन के साथ और वो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट बना देते हैं। अब जो ये कैल्शियम ऑक्सलेट है ये इनसॉल्युबल है हमारे पास इन बेसिक मीडिया। तो अगर आपके पास एक बेसिक मीडिया है और आप जो है बेसिक मीडिया के अंदर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जहाँ पे कैल्शियम मौजूद है अगर आप ऑक्सलेट आयन ऐड करेंगे तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास प्रेसिपिटेट बना देगा। और क्योंकि इसकी ऑक्सलेट आयन की जो सॉल्युबिलिटी है वहाँ पे अच्छी है और ये जो है उनके साथ रिएक्ट करेंगे और हमारे पास जो है वो क्रिस्टल ग्रोथ अच्छी होगी। और क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ये सॉल्युबल नहीं है बेसिक मीडिया पे तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा और हमारे पास जो है वो लार्ज जो क्रिस्टल जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं बनते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम पीएच को चेंज कर दें और हम एस्टिक पीएच जो है वहाँ पे ले आएँ तो एस्टिक पीएच पे जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट है बेसिकली इट्स सॉल्युबल। और जब हमारे पास एक प्रेसिपिटेट बन रहा है और आप उसके अंदर एसिडिक पीएच करते हैं तो वो जो प्रेसिपिटेट है वो डिज़ोल्व होता है और वो जो ऑक्सलेट आयंस हैं वो रिएक्ट करते हैं और बजाय इसके ऑक्सलेट आयन कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सलेट बनाए वो हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास HCl2 बन जाता है। एंड ये फर्दर रिएक्ट करके तो हमारे पास H2C2O4 बन जाता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सलेट आयंस हैं वो हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और जो हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन है उस तरह से नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन आ गया है कि हमारे पास जो ऑक्सलेट आयन जो हम ऐड कर रहे हैं कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सलेट बनाते हैं और हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो क्रिस्टल ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और वहाँ पे न्यूक्लिएशन को फेवर होगा। एंड फर्दर हमारे पास जो ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट बन रहा है पहली इक्वेशन में वो भी डिज़ोल्व होगा क्योंकि एसिडिक पीएच पे कैल्शियम ऑक्सलेट डिज़ोल्व होता है और डिज़ोल्व होगा रिप्रेसिपिटेट होगा जिसकी वजह से अगर हम एसिडिक पीएच यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो पार्टिकल साइज़ आता है वो कम आता है और हमारे पास इस तरह से कोलाइडल सस्पेंशन आती है। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जैसे हम पीएच चेंज करते हैं किसी भी सोल्यूशन की तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी को हम चेंज कर सकते हैं और अगर हम उसकी सॉल्युबिलिटी को चेंज करते हैं और उसकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं दैट इज़ अवेलेबल एट दैट कंसंट्रेशन तो वहाँ पे हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्रिस्टलाइन बनती है या कोलाइडल सस्पेंशन बनती है। सो बाय चेंजिंग पीएच जो है हम अपनी मर्ज़ी के जो प्रेसिपिटेट हैं या जो पार्टिकल्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है जिसके थ्रू हम आर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और क्रिस्टल ग्रोथ को फेवर कर सकते हैं वो ये है कि हम जब भी रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जब एक सॉल्यूट है वो मौजूद है जिसको हमने प्रेसिपिटेट करना है फ्रॉम द गिवन सोल्यूशन तो हम जब प्रेसिपिटेंट ऐड कर रहे हैं तो बेटर होता है कि हम उसको स्लोली ऐड करें और साथ साथ उसको मिक्स करते रहें सोल्यूशन को ताकि जैसे जो हम प्रेसिपिटेंट डाल रहे हैं वो जितने भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इक्वली जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है। तो जब हम उसको शेक करते हैं या हम उसको स्टर करते हैं तो इसके चांस ज़्यादा होते हैं कि वो ईज़िली जो है वो एक्सेस करता है जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर मौजूद। और इसकी वजह से ये भी होता है कि अगर आप मिक्स नहीं करते तो एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाएगा प्रेसिपिटेंट और जो साइड पे जो हमारे पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि न्यूक्लिएशन जो है वो ना हो फेवर ना हो और हमारे पास कोलाइडल सस्पेंशन ना बने तो मोस्टली जब हम प्रेसिपिटेट करते हैं तो उसको हम आहिस्ता आहिस्ता साथ स्टर करते हैं या वहाँ पे मिक्सिंग की जाती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जब हम हम किसी भी हमारे पास सॉल्यूशन है अगर हम कम वॉल्यूम लेते हैं और उसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा ऐड करते हैं
तो जब हम एक गिवन सोल्यूशन के अंदर, एक गिवन वॉल्यूम के अंदर अगर हम सॉल्यूट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो नॉर्मली उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो अगर हम मिनी आर को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं और क्रिस्टल ग्रोथ को फेवर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेस्ट वे ये होता है कि हम जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ करें और जो एनालाइट की कंसनट्रेशन और जो प्रेसिपिटेटेंट रिएजेंट है इनकी कंसनट्रेशन जो है वो लो रखें। इन सच ए केस जो है हमारे पास जो क्रिस्टल ग्रोथ है वो फेवर होती है और हमारे पास जो है वो कोलाइडल सस्पेंशन नहीं बनती। सो ये कुछ मेथड्स हैं जो हमने जनरल मेथड हैं जो हम एम्प्लॉय करते हैं अपने इरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कि हमें स्मॉल साइज़ के पार्टिकल चाहिए या लार्ज साइज़ के पार्टिकल चाहिए, डिपेंडिंग हमारे हम किस लिए प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं और हमारी एप्लीकेशन क्या है। इसके अलावा भी हम कई मेथड यूज़ कर सकते हैं और दैट टोटली डिपेंड्स कि हम जो है हमारा पर्पस क्या है, हम नैनो मटीरियल सिंथेसाइज कर रहे हैं या हम जैसे प्रेसिपिटेट जो है वो कर रहे हैं किसी भी एनालाइट को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो नॉर्मली जो है इन लेक्चर्स के लिए मैं 2 बुक्स हैं जो ऐसे आपको मैं पहले बताया कि स्कूज एंड वेस्ट की फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री और जी.डी. क्रिश्चियन की एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा अनदर बुक ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री दैट इज़ बाय हार्वे, तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को डिटेल में इन डेप्थ अगर स्टडी करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस जो है नीचे गिवन है, और आप जस्ट जो है वो डायरेक्ट मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।